नमस्कार बच्चों, मैं हूँ विजेंद्र कुमार। हम पढ़ रहे थे पिछली कक्षा में अपने क्या पढ़ा था? अपने पढ़ा था साइंस 10th क्लास की साइंस के सिलेबस के बारे में क्या करी थी, चर्चा करी थी। उसके बारे में ये पता किया था कि कौन सा चैप्टर कौन से नंबर पर आता है, कितने चैप्टर कौन से विषय यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं और कौन कौन से नंबर पर हैं, क्या क्या उनका नाम है। ये सब का आज चर्चा की थी अपने पिछली कक्षा में चर्चा की थी। आज अपन साइंस का पहला चैप्टर लेके आ रहे हैं, कौन सा? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये किसका है? केमिस्ट्री का पार्ट है। आज अपन इस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ेंगे, किन किन चीज़ों के बारे में जानेंगे और क्या क्या सीखेंगे। तो देखो, आज अपन क्लास की शुरुआत कहाँ से करेंगे कि इस चैप्टर में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिकों के बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे। तो देखो, इस रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो चैप्टर के नाम से पता चल रहा है कि किसके बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, पहला जो टॉपिक है इस चैप्टर का अपना वो है रासायनिक परिवर्तन। पहला टॉपिक क्या है अपना? रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, उनके उदाहरण क्या होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ये तो है अपना इस चैप्टर का पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक क्या है? दूसरा टॉपिक है इसका रासायनिक समीकरण को कैसे लिखें। दूसरा टॉपिक इसमें अपन क्या पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण जो होती है उसको लिखने का तरीका क्या होता है, उसको किस प्रकार से लिखते हैं, या उसके अभिकारक और उत्पादों के बीच में जो समीकरण बनती है वो किस प्रकार की बनती है, उसको लिखेंगे कैसे, कौन से तत्व कहाँ जुड़ेंगे, क्या होगा, इस इन सब के बारे में क्या पढ़ेंगे इसके दूसरे टॉपिक में। यानी पहला ये है, दूसरा क्या है, ये सीखने के बाद क्या सीखेंगे? रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका सीखेंगे। फिर तीसरा टॉपिक अपना इसके अंदर क्या है? तीसरा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे करें। तीसरे टॉपिक में अपन इसमें पढ़ने वाले हैं जो अपनी रासायनिक अभिक्रिया यहाँ लिखेंगे उनको संतुलित किस प्रकार करेंगे। संतुलित का मतलब दोनों साइड में उसका बैलेंस बराबर किस प्रकार करेंगे, तत्वों की संख्या दोनों साइड बराबर किस आधार पर करेंगे और कैसे करेंगे, ये भी सीखने वाले हैं आगे। और देखो, यहाँ से इस टॉपिक में से बोर्ड एग्जाम में क्या आता है, क्वेश्चन आता है। तो ये टॉपिक जो है अपना क्या है, इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना यानी एक अभिक्रिया देगा उसको क्या करना है, इसके अभिकारकों तथा उत्पादों को क्या करना है, संतुलित। तो एक ये टॉपिक अपना क्या है, इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका एग्जाम में क्या आता है, क्वेश्चन आता है। तो पहला क्या पढ़ेंगे, रासायनिक परिवर्तन कौन से होते हैं। दूसरा पढ़ेंगे रासायनिक समीकरणों को लिखते कैसे हैं, इनको लिखने का तरीका। तीसरा पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे करेंगे। चौथा टॉपिक क्या पढ़ेंगे इसमें अपन? चौथा पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। यानी इसके अंदर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे कि कितने प्रकार की अपने इस चैप्टर में रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर का लगभग 70 से 75% भाग यही है।
70 से 75% भाग इसी के बारे में है कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की इस चैप्टर में है। 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं अपने इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पहली कौन सी पढ़ेंगे? संयोजन अभिक्रिया। दूसरी पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। तीसरी पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। नंबर 4 पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। और 5 नंबर पर पढ़ेंगे अपचयन व उपचयन पढ़ेंगे। तो ये 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं अपने इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। अगला 5 नंबर का एक टॉपिक छोटा सा और है इसमें, संक्षारण। 5 नंबर टॉपिक क्या है? इन अभिक्रियाओं के बाद में क्या पढ़ेंगे? संक्षारण के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इस चैप्टर में इसके बारे में थोड़ा सा ही दे रखा है, बाकी अगले पार्ट में इसके बारे में थोड़ा क्या है, आगे के पार्टों में थोड़ा विस्तार से भी पढ़ेंगे। तो थोड़ा छोटा सा एक टॉपिक क्या है? संक्षारण का। अगला टॉपिक है इसमें 6 नंबर और लास्ट का, वो है वो पढ़ेंगे अपन विकृत गंधिता का। किसके बारे में पढ़ेंगे? विकृत गंधिता के बारे में पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक ये है। तो ये है अपना पहले चैप्टर का पूरा। यहाँ रासायनिक परिवर्तन से शुरुआत करेंगे और विकृत गंधिता तक क्या पढ़ेंगे, इसको पूरा पढ़ेंगे। यानी पहले चैप्टर में अपने इतना सब कुछ क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कौन सा परिवर्तन से स्टार्ट करेंगे? रासायनिक परिवर्तन से स्टार्ट करेंगे। अब देखो तो अपन थोड़ा सा देखते हैं परिवर्तन के बारे में कि परिवर्तन क्या होते हैं। देखिए रासायनिक परिवर्तन के अलावा कौन कौन से क्या परिवर्तन होते हैं उसके बारे में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं थोड़ी सी। और जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो भी क्या होता है उसके बारे में क्या करेंगे थोड़ी। तो परिवर्तन अपने इस भौतिक जगत में कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं? 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जिसमें पहला तो अपना कौन सा है, इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं पहला तो अपन, वो कौन सा है? वो है अपना रासायनिक परिवर्तन। दूसरा जो है वो कौन सा होता है? वो होता है भौतिक परिवर्तन। एक तो होता है रासायनिक परिवर्तन और एक क्या होता है? भौतिक परिवर्तन। तो देखो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन ये होते क्या है? छोटी पीछे कक्षाओं में अपन पढ़ते आ रहे हैं कि जो भौतिक परिवर्तन जो होता है अपना ये उत्क्रमणीय होता है। इसका मतलब जो उत्पाद बन जाता है उसे वापस पीछे का अभिकारक बना सकते हैं। इससे अपन जब नए पदार्थ का निर्माण हो गया तो पीछे के वापस पुराने उत्पाद नहीं पदार्थ नहीं बना सकते। ये सारे क्या पढ़े थे अपन ने पिछली कक्षाओं में पढ़े थे। तो देखो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है कि किसी पदार्थ का रासायनिक सूत्र चेंज नहीं हो और वो पदार्थ क्या हो जाए, उसकी अवस्था में क्या आ जाए, परिवर्तन आ जाए। तो वो कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। मान पदार्थ की अवस्था में तो क्या आ गया, परिवर्तन आ गया, और उसका जो रासायनिक सूत्र है वो पहले के जैसा का जैसा ही है। तो ये कौन सा परिवर्तन होता है? अपना भौतिक परिवर्तन होता है। और भौतिक परिवर्तन के बारे में क्या है कि भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो उत्पाद बन गया, नया पदार्थ जो बना है, उससे वापस अपन पुराने वाला पदार्थ क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये तो क्या होता है अपना भौतिक परिवर्तन। तो देखो इसका एक उदाहरण देखो अपने पास क्या है, H2O। ये तो अपनी है बर्फ, यानी जमा हुआ क्या है अपना जल, यानी बर्फ है। बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होगा? H2O होगा। यहाँ इसको क्या किया, गर्म किया। गर्म किया तो ये अपना क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। बर्फ को जब गर्म करेंगे तो वह क्या बन जाएगा, जल। लेकिन इसका जो सूत्र है वो तो क्या रहेगा, H2O ही रहेगा, H2O। अब ये क्या बन गया, जल बन गया। तो एक तो अपना क्या हो गया, बर्फ से जल बनना, या फिर इस प्रकार से वापस भी तो हो सकता है, जैसे इसको क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। जैसे इसको क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, तो ठंडा करते ही वापस क्या बन जाएगी, बर्फ बन जाएगी। यानी विकारक से क्या बन गया, उत्पाद, नए पदार्थ का निर्माण हुआ। नए पदार्थ से वापस पहले वाला पदार्थ क्या हो रहा है, बन रहा है। तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया, भौतिक। और इसका जो रासायनिक सूत्र है,
बर्फ का भी कितना है, H2O है। जल का भी कितना रहेगा, H2O रहेगा। इसके सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसका मतलब ये कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, भौतिक। देखो इसकी शक्ल तो क्या हो गई, चेंज हो गई। यहाँ बर्फ थी, यहाँ क्या बन गया, जल बन गया। लेकिन इसके अंदर का जब आप सूत्र देखेंगे तो वो तो अपने पास क्या रहेगा, वो तो अपने पास H2O बर्फ में है, H2O किसमें है, जल में है। अगर जल से वापस बर्फ बन रही है तब भी क्या है, H2O ही है। एक तो क्या हो गया अपने पास भौतिक परिवर्तन का ये सूत्र होगा, यानी जिसका रासायनिक सूत्र परिवर्तित नहीं होता वो क्या होता है, अपना भौतिक परिवर्तन। दूसरा देखो इसमें एक और लिख सकते हैं, लकड़ी काटना। लकड़ी काटना, लकड़ी को जब अपन काटेंगे तो वो कौन सा परिवर्तन होगा उसमें, भौतिक परिवर्तन। क्यों, क्योंकि जब लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े अपन कर रहे हैं तो उसके जो उसकी आकृति है उसमें तो क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन जो उसका सूत्र है यानी उसकी संरचना सूत्र जो है उसमें क्या नहीं आएगा, परिवर्तन नहीं आएगा। तो वो कौन सा परिवर्तन है, अपना भौतिक परिवर्तन। एक देखो क्या होता है, अभिकारकों से क्या बनेगा, उत्पाद। लेकिन उस उत्पाद से वापस अपन क्या बना सकते हैं, अभिकारक बना सकते हैं। वो भी कौन सा परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन ही होता है। देखो नमक पानी में, नमक व शक्कर का घुलना, जल जो होता है अपना उसमें नमक और शक्कर का घुल जाना, ये भी कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। क्यों, क्योंकि जब नमक में, जल में अपन क्या घोल देंगे, नमक घोल देंगे तो उसमें घुल जाएगा। लेकिन जब उनको अलग करना होगा तो वो वापस अलग भी हो सकते हैं। जैसे ही अपन क्या करेंगे, जल को उबालेंगे तो जल तो क्या हो जाएगा, भाप बनकर उठ जाएगा, और जो नमक था वो अपने पात्र में क्या रह जाएगा, शेष रह जाएगा। तो यह भी अपना कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। ऐसे मान लीजिए चीनी और रेत का मिश्रण, ये भी कौन सा भौतिक परिवर्तन है। गेहूं और चावल का मिश्रण, ये भी कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। यानी अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से वापस क्या बन सकते हैं, अभिकारक बन सकते हैं। तो वो कौन सा परिवर्तन होता है, अपना भौतिक परिवर्तन होता है। ऐसे अनेक उदाहरण होते हैं भौतिक परिवर्तन के। तो ये है अपना भौतिक परिवर्तन। अब देखो अपना जो चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है, रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन वो होता है जिसका संरचना सूत्र क्या हो जाए, बदल जाए। यानी एक उत्पाद है, एक अभिकारक है, और अगर उसकी किसी के साथ अभिक्रिया कर, दूसरे अभिकारक के साथ अभिक्रिया करवाएं तो उसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो वो कौन सा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। और अगर किन्हीं अभिकारकों से उत्पाद बन गया तो उत्पाद से वापस क्या नहीं बनाए जा सकते, अभिकारक नहीं बनाए जा सकते। तो ये अपना कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। तो देखो रासायनिक परिवर्तन का पहला जो उदाहरण है वो अपने पास क्या हो जाएगा, लकड़ी का जलना। लकड़ी का जलना भी क्या है, एक कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। क्यों, क्यों जब लकड़ी जल रही है तो हमें क्या दे रही है, तो उष्मा दे रही है, साथ में क्या निकल रही है, गैस निकल रही है, और एक नए उत्पाद का, नए पदार्थ का भी क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो उसका जो रासायनिक जो सूत्र है, रासायनिक सूत्र, वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये कौन सी है, कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। देखो कार्बन तो होता है लकड़ी में, तो कार्बन प्लस O2 यानी किसकी उपस्थिति में जलाएंगे, ऑक्सीजन। किसी भी पदार्थ को जलाते हैं तो किसकी उपस्थिति में जलाते हैं, ऑक्सीजन की। तो कार्बन प्लस O2 क्या बन जाएगा, CO2। तो देखो यहाँ तो इन दोनों का सूत्र क्या है, अलग है। यहाँ देखो सूत्र क्या हो गया, अलग हो गया। जहां रासायनिक सूत्र बदल जाए वही कौन सा परिवर्तन होता है, अपना रासायनिक परिवर्तन होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र बदल गया ना, यहाँ पर तो क्या है, C+O2, यहाँ पे क्या बन गया, CO2 बन गया। तो ये कौन सा परिवर्तन है, अपना रासायनिक परिवर्तन। और लकड़ी जल गई
जलने के बाद जो पदार्थ बनता है उस पदार्थ से अपन वापस लकड़ी भी नहीं बना सकते। तो ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। अगला ले लो, कौन सा? कागज का जलना। यह भी अपना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। कागज को जला देंगे तो कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? ये भी एक रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन अपने चैप्टर में नहीं है, ये तो मैंने आपको बताया है कि परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, भौतिक कौन से होते हैं और रासायनिक कौन से होते हैं। तो देखो अब अपन इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे? रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। देखो हमें इस अध्याय में सिर्फ और सिर्फ कौन से परिवर्तन के बारे में पढ़ना है? रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ना है। तो देखो अपनी बुक में क्या दे रखे हैं? रासायनिक परिवर्तन के कुछ एक उदाहरण दे रखे हैं, वो कौन कौन से हैं वो देखो। पहला तो क्या है? रासायनिक परिवर्तन। तो देखो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण दे रखे हैं अपनी बुक में, वो कौन कौन से हैं? पहला दे रखा है दूध का दही में बदलना। पहला परिवर्तन है अपने आप कौन सा? दूध का दही में बदलना। तो दूध से क्या बन जाएगा? दही बन जाएगा। तो देखो दूध से दही बन रहा है, तो ये कौन सा परिवर्तन है? अपना रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि दूध का और दही का जो अपना रासायनिक सूत्र है वो दोनों का क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। और दही से वापस क्या नहीं बनाया जा सकता? दूध नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब ये अपना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा क्या दे रखा है? नम वायु की उपस्थिति में लोहे पर जंग लगना। यानी नमी वाले स्थान पर लोहे पर क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। तो जंग लग रहा है तो नया पदार्थ बन रहा है जंग। और लोहे का और जंग का जो रासायनिक सूत्र है वो दोनों का क्या होता है? अलग अलग होता है। और जंग से वापस क्या नहीं बना सकते अपन? लोहा नहीं बना सकते। तो जंग और लोहा दोनों क्या हो गए? नए पदार्थ हो गए। जहां नए पदार्थ का निर्माण होता है वो कौन सा होता है? रासायनिक परिवर्तन। जंग जो होता है वो लोहे को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, जिसके कारण क्या बनेगा? नया पदार्थ। और उस जंग से वापस अपन लोहा नहीं बना सकते। इसका मतलब ये भी कौन सा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन। अगला 3 नंबर दे रखा है श्वसन। श्वसन अपन क्या ले रहे हैं? सांस ले रहे हैं। कौन सी गैस ले रहे हैं? ऑक्सीजन। बाहर निकालेंगे तब कौन सी निकालेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। तो श्वसन भी अपना एक क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। किस प्रकार से? देखो अपन ने ऑक्सीजन ग्रहण की, ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? फेफड़ों में जाएगी। फेफड़ों में कहाँ किस में मिल जाएगी? अपने रक्त में मिल जाएगी। रक्त में मिलकर हमारे शरीर के प्रत्येक भाग तक, प्रत्येक कोशिका तक क्या हो जाएगी? पहुंच जाएगी। वहां उसका क्या होगा? विखंडन होगा। और ग्लूकोज में उसको क्या हो जाएगी? वह ग्लूकोज के अणुओं के साथ वह टूट जाएगी। और वहां उसका क्या क्या बन जाएगी? उसकी कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। तो नए पदार्थ का निर्माण हो गया कौन से का? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ग्लूकोज के विखंडन से क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा तो वह वापस रुधिर के साथ किस में आ जाएगी? अपने फेफड़ों में। और फेफड़ों से अपन क्या निकाल देंगे? उसको बाहर। तो ग्रहण क्या की थी? O2 यानी ऑक्सीजन। बाहर क्या निकाली? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह भी अपना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। अगला एक और दे रखा है अंगूर का किण्वन। अंगूर का किण्वन, इसका मतलब क्या है? अल्कोहल बनाना यानी शराब बनाना। तो ये किण्वन, अंगूर का किण्वन करना भी एक क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो अंगूर में क्या होती है? शर्करा होती है। तो उसमें एक ऐसे जीवाणु को डाल दिया जाता है, वो अंगूर को क्या करते रहते हैं? खाते रहते हैं। और पीछे क्या निकालते हैं? अपशिष्ट पदार्थ को क्या करते रहते हैं? निकालते रहते हैं। वो अपशिष्ट पदार्थ ही अपनी क्या है? अल्कोहल। तो अंगूर का और अल्कोहल का जो रासायनिक सूत्र है दोनों का अलग अलग होता है।
और अल्कोहल से वापस अंगूर नहीं बना सकते। इसका मतलब ये कौन सा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन। 5 नंबर का दे रखा है भोजन का पाचन। भोजन का पाचन भी एक किस प्रकार का है? रासायनिक परिवर्तन है। जैसे ये पर मुंह में भोजन को रखते हैं तो वहां से ही भोजन का क्या हो जाता है? पाचन स्टार्ट हो जाता है और अपने शरीर के प्रत्येक भागों में पहुंचते पहुंचते उसका क्या हो जाता है? पाचन। और वहां से पचित भोजन कहाँ जाता है? हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक जाता है और वहां किस में हो जाता है? कोशिका में जाकर उसका क्या हो जाता है? विखंडन हो जाता है और हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो नए पदार्थ क्या मिल रहा है अपने को? यहाँ पर ऊर्जा मिल रही है। तो भोजन का जो पाचन करना है वो भी क्या अपना एक रासायनिक परिवर्तन। अगला देखो क्या है? 6 नंबर। 6 नंबर का दे रखा है भोजन का पकाया जाना। भोजन का पकाया जाना ये भी अपना एक कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। तो भोजन को जब पकाते हैं तो ये भी एक क्या कैसा पदार्थ कौन कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ये इतने परिवर्तन अपने को अपनी बुक में क्या है दे रखे हैं। कौन सा है? पहला तो कौन सा? दूध का दही में बदलना। दूसरा है नम वायु की उपस्थिति में लोहे पर जंग लगना। तीसरा है श्वसन। चौथा है अंगूर का किण्वन। पांचवा है भोजन का पचना और छठा क्या है? भोजन का पकाया जाना। तो ये अपने को क्या दे रखे हैं? अपनी किताब में दे रखे हैं। अब देखो अपन क्या पढ़ने वाले हैं? आगे पढ़ेंगे अपन इसके बारे में प्रायोगिक उदाहरण, यानी रासायनिक परिवर्तन के कुछ एक क्या लेंगे? प्रायोगिक उदाहरण लेंगे। यानी क्या पढ़ेंगे इसमें? अपन पहला पढ़ेंगे मैग्नीशियम रिबन का दहन। ये जो मैग्नीशियम का रिबन जो होता है उसका दहन जब करेंगे अपन तो उससे क्या बनेगा ये पढ़ने वाले हैं। पहला उदाहरण तो मैग्नीशियम क्या होता है अपना? Mg। दहन हो रहा है इसका मतलब किसकी उपस्थिति में होगा? ऑक्सीजन। तो O2। इससे क्या बनेगा? MgO। तो देखो मैग्नीशियम का Mg प्लस ऑक्सीजन का O यहां जुड़कर क्या बन गया? MgO। तो ये दोनों के इन दोनों का जो रासायनिक सूत्र है वो दोनों का अलग अलग है। यहाँ देखो रासायनिक सूत्र, नए रासायनिक सूत्र का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। इसका मतलब मैग्नीशियम रिबन का जो दहन यानी मैग्नीशियम रिबन को जलाना ये किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि इसके जो अपना सूत्र होता है इसमें क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। जब अपन मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो यह एक तीव्र ज्वाला के साथ क्या होता है? जलता है। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तब एक तो क्या निकलेगी? ऊष्मा निकलेगी और उसका क्या हो जाएगा? सूत्र चेंज हो जाएगा और जलने के बाद एक नए पदार्थ का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। तो मैग्नीशियम के रिबन का जो दहन होता है वो भी एक किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक। मैग्नीशियम का Mg प्लस दहन का मतलब क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो Mg प्लस O2 तो क्या बनेगा? MgO। तो ये है अपना मैग्नीशियम का रिबन को जलाना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। उजली तीव्र ज्वाला। मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तब क्या निकलती है? उजली और तीव्र ज्वाला निकलती है। यानी अपने पीछे कक्षा में पढ़ते आ रहे कि ये श्वेत ज्वाला के साथ क्या होता है? जलता है। यानी एकदम उजली और क्या होगी? तीव्र ज्वाला के साथ जलेगा। कौन? मैग्नीशियम का रिबन जलेगा तब। ये तो था 1 नंबर। 2 नंबर पे एक और है, वो कौन सा है? देखो वह पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया।
दो नंबर पे अपना कौन सा है, दो नंबर पे लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की क्या करानी है, अभिक्रिया करानी है। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट की जब आपस में अभिक्रिया कराएंगे तब उनसे नया उत्पाद क्या बनेगा। तो देखो लेड नाइट्रेट अपने पास क्या होता है, होगा पीबी। लेड का मतलब क्या होता है, पीबी। नाइट्रेट यानी NO3, ये होता है नाइट्रेट। और का होल ट्वाइस, यानी देखो इस ब्रैकेट के जो यहाँ पर लगती है उसे क्या बोलते हैं, होल ट्वाइस। दो लगेगा तो होल ट्वाइस, तीन लगेगी तो होल ट्राइस हो जाएगा। तो देखो PbNO3 की होल ट्वाइस प्लस पोटेशियम का K और आयोडीन का होता है I, यानी KI। इन दोनों की जब अभिक्रिया होगी, अब इन दोनों की अभिक्रिया करेंगे तब क्या बनेगा, लेड नाइट्रेट व पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया से बनता है लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है, यानी नए उत्पाद का निर्माण हो जाएगा। यहाँ तो क्या था PbNO3 का होल ट्वाइस, इधर जाके क्या हो जाएगा, लेड आयोडाइड और पोटेशियम क्या बन जाएगा, नाइट्रेट बन जाएगा। यानी दोनों क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो इधर क्या बनेगा, इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3 प्लस क्या बनेगा, लेड आयोडाइड यानी PbI। देखो यहां क्या था इसका सूत्र, PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस KI। इधर देखो अलग हो गया दोनों का सूत्र, दोनों का सूत्र अलग हो गया। तो अलग होते ही अपने पास जिस अभिक्रिया में क्या हो जाता है, रासायनिक सूत्र परिवर्तित हो जाता है, वो अपनी कौन सी विक्रिया होती है, वो कौन सा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन। तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की जब क्या करेंगे, अभिक्रिया करवाएंगे, तब क्या बनेगा अपने पास, ये बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड बनेगा। यहाँ क्या बनेगा, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, तो इनसे बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट प्लस प्लस लेड आयोडाइड बनेगा। तो यहाँ देखो क्या हो गई, चेंज हो गई। और जो ये अपना लेड आयोडाइड बनता है ये किस कैसा बनता है, पीला अवक्षेप। यानी जो पदार्थ बनेगा वह किस रंग का बनेगा, पीले रंग का बनेगा। तो ये था अपनी दो नंबर का। अब देखो तीन नंबर पे एक और है, वो कौन सा है, तीन नंबर पे है अपने पास, तीन नंबर दानेदार जिंक की सल्फ्यूरिक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। तीन नंबर अपने पास है दानेदार जिंक की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। यानी जब दानेदार जो जिंक होता है उसके ऊपर क्या डालेंगे, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे, तो उसमें क्या कौन सी अभिक्रिया होगी, कौन सा उत्पाद बनेगा। तो देखो दानेदार जिंक यानी Zn, इसको क्या बोलते हैं, जस्ता, प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 यानी Zn प्लस H2SO4, दानेदार जिंक Zn प्लस H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक, ये क्या है, तनु है यानी जल मिला हुआ। अब इनकी दोनों की आपस में क्या होगी, अभिक्रिया होगी। जब इन दोनों की जब अभिक्रिया कराएंगे तो अपने पास बनेगा ZnSO4 प्लस क्या निकलेगी, H2 यानी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो नए पदार्थ का निर्माण हो गया, यहां से क्या अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया। तो जब क्या करते हैं, जिंक दानेदार जिंक के ऊपर क्या डालते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं, तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो जिंक के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराने से अपने पास क्या निकले, नया पदार्थ क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस। और ये क्या बन गया अपने पास, ZnSO4 बन गया। तो यहाँ ये क्या हो गया अपने पास,
नया उत्पाद बन गया, इसका मतलब ये भी अपनी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। ये तो अपना क्या है, ठोस, ये एक क्यू यानी जलीय विलयन, और ये भी क्या है, ये गैस, और ये क्या है, एक क्यू यानी ये भी जलीय विलयन है। एस का मतलब क्या होता है, ठोस, एक क्यू का मतलब जलीय विलयन, को जल में घुला हुआ विलयन है, और जलीय विलयन, और एच का मतलब क्या है, गैस। अब देखो ये थे अपने पास तीन प्रायोगिक उदाहरण, किसके, रासायनिक अभिक्रियाओं के। तो अपने क्या देखा कि Mg प्लस O2 क्या बनेगा, Mg, और नया उत्पाद बनेगा। लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड की विक्रिया से भी क्या बनेगा, नया उत्पाद बनेगा। साथ में जो बनेगा वो क्या बनेगा, पीला अवक्षेप। और ये जो मैग्नीशियम रिबन है कैसी ज्वाला के साथ जलेगा, उजली व तीव्र ज्वाला के साथ। और फिर क्या है, दानेदार जिंक की स्तनु सल्फ्यूरिक के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तब क्या निकलेगी, अपनी हाइड्रोजन गैस है निकलेगी। और यह एक पट की आवाज के साथ, जब इसको जलाएंगे तो एक आवाज आएगी, पट 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 की आवाज के साथ ये क्या होती है, जलती है। अब देखो, अब इसका आगे पढ़ेंगे जब रासायनिक अभिक्रिया कोई होती है तब उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, कौन कौन से परिवर्तन जब होंगे तब हमें पता लगेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो पॉइंट क्या लिखेंगे अपन, रासायनिक अभिक्रिया के होने का संकेत, यानी अपने को कैसे पता लगेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो देखो इसके लिए कुछ संकेत हैं। पहला कौन सा है, रंग में परिवर्तन। यानी जो पदार्थ है उसके रंग में क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। तो अपन क्या समझेंगे कि कौन सी अभिक्रिया हो रही है, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। दूसरा है रंग में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन। अगर उसकी गंध में परिवर्तन हो रहा है तो वहां भी कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, यानी कौन सी अभिक्रिया होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो पहला है रंग में परिवर्तन, दूसरा है उसके गंध में परिवर्तन, 3 नंबर क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन। यानी पदार्थ की क्या हो जाएगी, अवस्था है, ठोस, गैस, द्रव है, ये क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तब भी कौन सी विक्रिया होने का संकेत है, रासायनिक अभिक्रिया होने का संकेत है। अगला कौन सा है, अगला हो जाएगा ताप में परिवर्तन, यानी तापमान में जो पदार्थ का तापमान है उसमें क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो एक क्या होता है, ताप में परिवर्तन। तब भी कौन सी विक्रिया होने के संकेत है, रासायनिक। एक और होता है, वो क्या होता है, गैसों का उत्सर्जन। यानी जब अपन क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है तो नई गैसों का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, यानी नई गैसों का, नई गैस बनती है और वो क्या होती है, निकलती हैं। तब भी अपनी कौन सी विक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया। तो ये है अपने पास रासायनिक अभिक्रिया के होने के संकेत। आज जितना अपन ने पढ़ा है उसमें क्या क्या पढ़ा है, आज पहले तो क्या पढ़ा था कि इस टॉपिक, इस चैप्टर में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में पढ़ा। फिर परिवर्तन कौन से होते हैं, फिर उनके उनके बारे में, उनमें कौन से परिवर्तन के बारे में पढ़ा कि रासायनिक परिवर्तन कौन सा होता है, उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। फिर पढ़ा अपने रासायनिक परिवर्तन के कुछ एक प्रायोगिक उदाहरण लिए और उनकी समीकरण बनाकर देखी। और फिर क्या देखा कि रासायनिक अभिक्रिया होने के क्या संकेत हैं। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी इसका आगे का चैप्टर अपन पढ़ेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, आप पढ़ते रहिए।